नमस्कार दोस्तों, सुपरनोवा आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साप्ताहिक करंट अफेयर सीरीज में हम आज डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल पीएलआई स्कीम। हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने टेक्सटाइल के लिए पीएलआई योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इनमें से मुख्य संशोधन में पात्र उत्पादों का विस्तार, निवेश और कारोबार मानदंडों की कमी आदि को शामिल किया गया है। टेक्सटाइल पीएलआई स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आती है, यानी कि वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका उद्देश्य मानव निर्मित रेशा परिधान और वस्त्र तथा तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसकी अवधि 2021 से 2030 तक है। हालांकि जो इनिशिएटिव है, यानी कि जो प्रोत्साहन है, वह केवल 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा। इस स्कीम की निगरानी और क्रियान्वयन सचिवों के एक समूह द्वारा किया जाएगा। यह सचिवों का समूह DPIIT द्वारा गठित होगा। आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इस स्कीम के तहत 3 प्रमुख बंदरगाहों जो कि दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी गुजरात, वालीनयागम ओलंगनाथन चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी तमिलनाडु और पारादीप पोर्ट अथॉरिटी उड़ीसा को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी है। इन बंदरगाहों को मान्यता देने से औद्योगिक भागीदारी को बढ़ावा, ग्रीन निवेश आकर्षित और स्वच्छ ईंधन तकनीकों में नवाचार को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को जनवरी 2023 में घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन्नों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए वैश्विक हब बनाना है। इसका लक्ष्य 2030 तक प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पादित करना है। आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैत्री-2 रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका। यह भारत का चौथा अनुसंधान स्टेशन होगा जो जनवरी 2029 तक कार्यरत होने की उम्मीद है। आइए पहले अंटार्कटिका क्षेत्र के महत्व को समझते हैं। यह विश्व की प्राकृतिक प्रयोगशाला है। अंटार्कटिका क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। इसमें लगभग 75% पृथ्वी के मीठे पानी का भंडार है और यहाँ पे खाद्य एल्गी और 200 से अधिक मछलियों की प्रजाति तथा साथ ही साथ लोहा और तांबा भी पाए जाते हैं। इसका भू राजनीतिक महत्व भी है। भारत की अंटार्कटिका में पहले इनिशिएटिव कौन कौन से रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। भारत के वर्तमान में अंटार्कटिका में 2 सक्रिय अनुसंधान स्टेशन हैं। उनमें से पहला है मैत्री जो कि 1989 में चालू हुआ था और दूसरा है भारती जो कि 2012 में चालू हुआ। इसके अलावा दक्षिण गंगोत्री जो कि 1983-84 में भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशन था जो कि 1990 तक कार्यरत रहा। गोवा स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च यानी कि NCPOR जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है, ध्रुवीय क्षेत्रों में मिशनों को संचालित और आयोजित करने वाली मुख्य एजेंसी है। इंडियन अंटार्कटिक एक्ट 2022 इसे कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य अंटार्कटिका के पर्यावरण और उससे संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए भारत के अपने राष्ट्रीय उपाय स्थापित करना है। भारत 1983 से अंटार्कटिक संधि का परामर्शदाता पक्ष रहा है। हालांकि यह संधि 1959 में हस्ताक्षरित हुई थी, जिसका उद्देश्य अंटार्कटिका के शांतिपूर्ण उपयोग, वैज्ञानिक अन्वेषण की स्वतंत्रता और सहयोग सुनिश्चित करना था। आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक। इस रिपोर्ट्स की फाइंडिंग है भारत में केवल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को संरक्षण दृष्टिकोण से अच्छा माना गया है और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 2020 से 2025 के बीच इसका संरक्षण दृष्टिकोण गुड विथ सम कंसर्न से सिग्निफिकेंट कंसर्न तक आ गया है। मानस राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिमी घाट भी सिग्निफिकेंट कंसर्न श्रेणी में आ गए हैं। IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक IUCN द्वारा
प्रकाशित की जाती है। आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। यह चर्चा में क्यों है? महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। इनमें से ये 5 बीच हैं: श्रीवर्धन, नगांव, पर्णका, गुहागर और लाडगर। इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा 1985 से दिया जा रहा है। समुद्र तटों को यह पुरस्कार उन 33 मानदंडों को पूरा करने पर दिया जाता है जो सफाई, सुंदरता और पर्यावरणीय स्थिरता से संबंधित हैं। यह वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल है जो कि समुद्र तटों, मरीना और पर्यटन नौकाओं को दिया जाता है जो कि उच्च पर्यावरण और सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं। अगला टॉपिक है IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज फॉर टाइगर। इस आकलन ने बाघ को क्रिटिकली डिप्लेटेड यानी कि संकटपूर्ण रूप से क्षीण के रूप में वर्गीकृत किया है, जो कि इसके गंभीर ऐतिहासिक और वर्तमान खतरों को दर्शाता है। बाघों के लिए संभावित खतरे कौन कौन से हैं? हैबिटेट लॉस यानी कि आवास का नुकसान, प्रे डिप्लीशन यानी कि शिकार की कमी, पोचिंग यानी कि अवैध शिकार और रीजनल एक्सटेंशन यानी कि क्षेत्रीय विलुप्तियां। इस रिपोर्ट के अनुसार बाघ अब 24 क्षेत्रों में से 9 में विलुप्त हो चुके हैं। जहां अभी भी मौजूद हैं वहां भी सभी क्षेत्रों में खतरे में है। IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज की 4 श्रेणियां हैं जो कि लार्जली डिप्लीटेड, मॉडरेटली डिप्लीटेड, स्लाइटली डिप्लीटेड और फुली रिकवर्ड हैं। थोड़ा सा बाघ के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। बाघ दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बिल्ली है यानी कि लार्जेस्ट कैट है। भारत में विश्व की लगभग 75% जंगली बाघ आबादी मौजूद है, यानी कि वर्ल्ड की टोटल टाइगर पॉपुलेशन में से 70% पॉपुलेशन केवल इंडिया में रहती है। इनमें से बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत और इंडोनेशिया में बाघ पाए जाते हैं। इनका आवास स्थान मुख्यतः जंगल, सवाना, झाड़ी, घास के मैदान, आंतरिक गीले क्षेत्र यानी वेटलैंड्स आदि हैं। अब इसकी जो कंजर्वेशनल स्टेटस है उसके बारे में बात करते हैं, यानी संरक्षण स्थिति। IUCN रेड लिस्ट में इन्हें संकटग्रस्त यानी कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1970 यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इनको पहली सूची में डाला गया है। और जो साइट्स है उसकी अपेंडिक्स फर्स्ट में बाघों को रखा गया है।